Hello everyone, welcome to another video of our PYQ solving session. Today we are going to start 2018 GS paper. In the last video we completed the 2017 GS paper. So let us start without wasting any time. Question number 1. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was Swatantra Party and something. तो देखो static का क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्लस इजी होना चाहिए आई एम श्योर. In the Lok Sabha, leader of the opposition was recognized for the first time in 1969. Okay. In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as leader of the opposition. तो जब ये बोलता है 75 मेंबर्स, एक स्टैटिक का नॉलेज होगा आपके पास कि 10% सीट्स होनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए पार्टी के पास, है ना. और आई गेस 540 समथिंग मेंबर हैं लोकसभा में, समथिंग लाइक दैट. 543 ये जो हो गया मेरे ख्याल से, समथिंग लाइक दैट. तो उसका 10% 54 के आसपास आता है, तो 55 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है. ये तो इजी बेसिक नॉलेज है जो आप पॉलिटी से कर सकते हो, लक्ष्मीकांत से, ठीक है. तो आप जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट गलत करते हो तो ये क्या ये क्या ये क्या, आंसर आपका भी आपके सामने, ठीक है. और हमने पहले भी बात की है कि जब यूपीएससी कोई डेटा देता है, जैसे कि आपका ये डेटा है, रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम इन 1969, एक चीज़. दूसरा, फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी या नहीं, ये एक तरह से फैक्ट है, ठीक है. तो आप देखो, इन दोनों के जानने या ना जानने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके आंसर पे, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, आपको ये पता हो ना पता हो, पता हो ना पता हो, कोई सेंस नहीं इस चीज़ का, कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई नुकसान है. सो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो दिस, ठीक है. आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप फिर कंपटीशन से बाहर हो, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इजी क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस. क्या होता है? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होते हैं, टाइनी लीव्स होते हैं, थॉर्न्स एंड लीव्स ये भी होते हैं. बेसिक एनवायरनमेंट है ये, ठीक है. शंकर वाली जो बुक आती है वो अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, स्कूल में भी पढ़ते हैं मोस्टली, ठीक है. आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डी है, ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही हैं. इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इजी प्लस स्टैटिक. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. एज पर दी एनएसएस ऑफ 70th राउंड समथिंग समथिंग, राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड, ठीक है. आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड इन द कंट्री अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसीज, ठीक है. चलो फिर भी देख लेते एक बार. In Kerala, little over 60% of the agricultural households reported to have received maximum income from sources other than agricultural activities. ठीक है जी. अब इसमें देखो सबसे एक्सट्रीम डेटा कौन सा है, ठीक है. हमें क्या ढूंढना है? सबसे एक्सट्रीम डेटा. एक चीज़ और हमें नोट करनी है, ये है जी रैंडम क्वेश्चन, ठीक है. इन दोनों देखो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है. पहला वाला क्वेश्चन स्टैटिक है ये, ठीक है, नॉलेज से आपको आना चाहिए. सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका स्टैटिक है, आपको नॉलेज से आना चाहिए. थर्ड वाला क्वेश्चन ना आपको नॉलेज से नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो है रैंडम स्टूपिड क्वेश्चन. इसमें आप लगाओ धड़ाधड़ ट्रिक अगर लग रही हैं तो, या कॉमन सेंस, जो भी, जैसे भी आपको सॉल्व करना, नॉलेज से आप नहीं कर पाओगे वैसे, ठीक है. तो अब देखना शुरू करते हैं, ठीक है. देखो सबसे एक्सट्रीम क्या है, राजस्थान में हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड. हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, मे बी, अभी श्योर नहीं पर हो सकता है. आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउस इन द कंट्री, मतलब कंट्री में जितने भी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं, लेट अस से कितनी है, आई गेस 46% पॉपुलेशन लेट से एग्रीकल्चर में है, उसमें से 60% ओबीसी को बिलोंग कर रहे हैं. ओबीसी का जो एक्चुअल में जो कंपोजिशन है वो अराउंड आई गेस 27% है टोटल पॉपुलेशन में. तो ये 60% नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ये ध्यान देने वाली बात है इस चीज़ में. या चलो मे बी, और पहले हो गई, अब भी आप मेरे ख्याल से स्टिल इट 50% होगा ज़्यादा से ज़्यादा. और फिर भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में 60% से ऊपर होना बहुत बड़ी बात है किसी भी एक ग्रुप के लिए, नॉट जस्ट ओबीसी से ना, किसी भी एक ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात है. इसकी जगह ओबीसी की जगह कुछ और भी होता तो भी यही जजमेंट होता है इस चीज़ में, ठीक है. अब आओ केरला पे. केरला में बोलता है लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, मतलब जो 60% से ऊपर
एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि मैक्सिमम इनकम उनकी सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चर से आ रही है। ये हाई चांसेस है सही होने के। क्यों? पहला रीज़न, आप देख रहे हो इन जनरल जो एग्रीकल्चर इनकम है वो डिक्लाइन हो रही है, और जो ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, केरला ऑलरेडी एक काफ़ी हाई लेवल डेवलप्ड स्टेट कह सकते हो, नॉट इन दैट सेंस, बट इंडिया के आप कंपेरिजन में देखोगे तो एक एडवांस कह सकते हो बाकी के स्टेट्स के मुकाबले। ठीक है। तो केरला में ये होने के चांसेस हैं। तो इस बेसिस पे अगर आप जाओ, तो अगर मैं इसको सही मान लूँ, सॉरी इसको गलत मान लेते हैं और इसको सही मान लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, पर इन दोनों के बेसिस पर हम जाने की कोशिश करते हैं, तो आपका सेकंड होता है गलत। ठीक है जी। थर्ड होता है सही। आंसर आपका सी बनता है। ठीक है। और ऑफिशियल आंसर भी इसका सी है। ठीक है। दोबारा से मैं बता दूं आपको कि ये ओबीसी वाला वर्ड जो है ना, 60% से ऊपर पूरे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में किसी भी एक कम्युनिटी का 60% से ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। ओबीसी के अलावा कुछ भी होता तो भी गलती होता है। ठीक है। और दूसरा, थोड़ा केरला का देखो भी सबको पता है, सदर्न स्टेट्स एडवांस हैं, उनमें केरला काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ का सबसे ज़्यादा आई गेस। तो उन चीज़ों से आप थोड़ा यहाँ से दिमाग लगा सकते हो। फिर भी नहीं आता तो ठीक है, आप स्किप कर दो। ठीक है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ मेजर ट्रिक वगैरह मेरे को दिख नहीं रहा है। बोलने के लिए बोल सकते हो कि देखो दो स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, तीन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, लगा लो आप, तो भी उधर से भी जा सकते हो थोड़ा सा। ठीक है। तब भी आपको एक स्टेटमेंट तो गलत करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम द सीपीसीबी? एनजीटी सीपीसीबी से कैसे डिफरेंस है? ठीक है। एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट वेयर सीपीसी वाज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट। ये देखो उल्टा कर रखा है इन्होंने। ठीक है। और ये नॉलेज है स्टैटिक, स्टैटिक नॉलेज। सीपीसीबी आपकी आई गेस वाटर एक्ट से बनी थी, या तो वाटर एक्ट है या एनवायरमेंटल कंट्रोल एक्ट है, मेरे ख्याल से वाटर एक्ट है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। और एनजीटी बनी थी आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो ये तो पहला तो गलत है पक्का। आगे देखते हैं। एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन। ठीक है। और सीपीसी प्रमोट्स क्लीननेस रिसोर्स। ठीक है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट तो पहला गलत, दूसरा सही। फिर से बता देते हैं, पहला आपको नॉलेज से पता है कि गलत है, और ट्रिक लगाओगे तो पहला गलत दूसरा सही। तो फिर आप दूसरा पढ़ भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दूसरा सही है। ठीक है। इसलिए आंसर आपका बनता है बी। 4 का आंसर भी बी है ऑफिशियल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक बेसिक है ये। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगेन स्टैटिक है ये। ठीक है। केशवानंदा भारती केस था, उसमें 1973 में डिसाइड हो गया था। उससे पहले के जो लॉज हैं उनका नहीं हो सकता, पर 1973 के बाद जो है 9th शेड्यूल में, उनका हो सकता है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू बस। तो जी पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। आंसर आपका बनता है ए। ऑफिशियल आंसर भी ए है। ठीक है। ये अगेन इजी स्टैटिक है ये। ठीक है। इजी स्टैटिक, लक्ष्मीकांत पढ़ के जाओगे आप, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट? ठीक है। अब देखो ये ना थोड़ा मिसलीडिंग टर्म है, मिसलीडिंग। तो अगर आपको नहीं पता तो हाई चांसेस आप गलत ही करोगे इसको। ठीक है। अगर ऐसे तुक्का मारोगे पढ़ने के बाद, ठीक है इसका मतलब क्या होगा ये सब, तो अगर आता है तो करो, नहीं आता तो मत करो। ठीक है। The incentive given by a bank to a merchant for accepting payments through debit card pertaining to that bank. ऐसा नहीं है, इंसेंटिव को नहीं देता है। ठीक है। द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर व्हेन दे आर यूज, ऐसा हमें तो आज तक मिला नहीं, ये भी गलत है, ये तो होता ही नहीं। द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू अ बैंक्स डेबिट कार्ड, ये है इसका सही आंसर। ठीक है। द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट, गवर्नमेंट क्यों देने लगी, नहीं देती है। ठीक है। आंसर इसका है सी, ऑफिशियल आंसर भी सी है। बाकी नहीं आता तो स्किप करना बेहतर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ अ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? अगर कोई कंट्री एनएसजी की मेंबर बन जाती है, जो इंडिया बनना चाह रही है बहुत टाइम से, एटलीस्ट पहले तो चाह रही थी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यस, इसीलिए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। इट विल ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ कुछ कुछ ट्रीटी, एनपीटी से कहते हैं। ऑटोमेटिकली बन जाएगी, नहीं तो देखो ऑटोमेटिकली कैसे कुछ हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ में कुछ भी ऑटोमेटिक थोड़ी होता है, जब तक आप उसे रेटिफाई नहीं करोगे तब तक कैसे बन जाओगे उसके। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, अगर आपने स्टैटिक में हिस्ट्री पढ़ी है, प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं,
या थोड़ा सा आईआर के साथ आपने पढ़ा है लिंक करके, तो आपको पता होगा कि इंडिया एनएसजी का मेंबर बनना चाहती थी, यस, बट इंडिया डिड नॉट वांट टू ज्वाइन एनपीटी, क्योंकि यहाँ पे इन पे बाउंडेशंस हो जाती हैं यूज़ करने को टेक्नोलॉजी को लेके। ठीक है, ये है कहानी। बट यूएस वांटेड कि इंडिया अगर एनएसजी ज्वाइन करेगी तो उसे एनपीटी का मेंबर बनना पड़ेगा, बट इंडिया डिड नॉट वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनपीटी बट वांटेड टू ज्वाइन एनएसजी। ठीक है, बस इतना सी कहानी है, आपको ध्यान रखनी है, नहीं है तो आप आगे भी पढ़ सकते हो, इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आंसर इसका आपका हो गया ए, कि उसे एक्सेस तो मिलेगा बट उसका मेंबर नहीं बनेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आंसर है इसका। और ये ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है ना, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा गया है, इसलिए पूछा गया ये, बस कॉज इंडिया की ये कहानी है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, with reference to India's decision to levy an equalization levy of 6% on online something, which of the following are correct? Equalization levy को लेके क्या सही है? It is introduced as a part of Income Tax Act. I don't know honestly. Knowledge तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, non-resident Indians that offer advertising services in India can claim a tax credit in their home country under double taxation agreement. ये भी मुझे नहीं पता है। मुझे दोनों स्टेटमेंट का कोई आइडिया नहीं है, सही गलत, आई हैव लिटरली नो आइडिया। तो आई पर्सनली वुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन, और मैं कोई ट्रिक भी नहीं लगाता। कॉस्ट ट्रिक लगाने के लिए मुझे ये तो पता हो कि एक स्टेटमेंट गलत है, मुझे कोई आइडिया नहीं दोनों में से, तो मैं तो पक्का स्किप करता। ठीक है, इवन टुडे आई डोंट नो दिस। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अटेंड करना चाहो तो भी है। ठीक है, उसके अलावा जब आपको नॉलेज है नहीं तो आप क्या ही ट्रिक लगाओगे। ठीक है, अगर आप एक गलत फाइंड कर लेते तो आप कह देते वन गलत दूसरा सही, दूसरा गलत तो पहला सही, इसमें दोनों ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 पे आते हैं। द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड समथिंग समथिंग फॉर द जनरल गवर्नमेंट बाय 2 टाइम्स, कुछ 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 कुछ। ठीक है, फैक्ट्स है। ठीक है, सेकंड में बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ समथिंग समथिंग एज कंपेयर टू समथिंग समथिंग। ठीक है, अगेन फैक्ट है। As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the consent of central government. Consent for raising any loan in the form of any outstanding liabilities to the letter. ठीक है, क्या स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा फॉर रेजिंग एनी लोन फॉर्म ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी? जो इसका जवाब है देखो यस है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लोन देती है उससे सेंट्रल की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर तीसरा सही है आपका, ये है ये है ये है, इसमें से गलत निकालना देखो बहुत मुश्किल है। अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, बट स्टिल नहीं आता तो फिर तो बहुत दिक्कत है। ये क्वेश्चन फिर से मुझे ऐसा लगता है कि ये डेटा जानना नॉलेज से, ये डेटा जानना नॉलेज से इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा तो आपको याद नहीं रहेगा, एग्जाम में तो पक्का क्लिक नहीं करेगा। आसपास का डेटा है नहीं, एकदम एग्जैक्ट डेटा है। ठीक है, अब एक तरीका हो सकता है कि ये डेटा जो है बहुत एक्सट्रीम सेंस पे हो, बट आई डोंट थिंक डेट टू जीडीपी रेशियो को याद करता है। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, बिकॉज आप ऑप्शन से भी देखो तो ठीक है, आप ये कह दोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि 1 2 2 3 इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और अगर 3 सही है तो भी इन दोनों में से आप बच रहे हो। थर्ड स्टेटमेंट से हमने सही कर दिया तो भी आप इन दोनों में से एक पे जा रहे हो। ठीक है, यहीं तक पहुंच सकते हैं बस, यहाँ से आप 50-50 लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वरना आप स्किप करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो सी है। ठीक है, क्वेश्चन 9 का आंसर सी ऑफिशियल। आगे बढ़ते हैं। Question number 10. The quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years. ये है जी सही। ठीक है, इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल जो है ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पहला सही है। तो अभी ट्रिक नहीं लग सकती, क्योंकि ट्रिक के लिए हम गलत ढूंढना पड़ता है। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज ए स्पेशल केस। ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं है कि भाई सारे ही ऑयल पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, हटाओ इसको। दूसरा गलत, पहला सही। ये हमने क्लिक किया नॉलेज से। ठीक है, और ये है कॉमन सेंस, इसलिए आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, उल्टा जाओगे तो कह दो कि दूसरा गलत है इसलिए पहला सही है। ठीक है, 11 पे आ जाते हैं। ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was, देखो ये जो नॉलेज है
ये जानने वाली हो सकती है, किसी को पता हो अगर तो। बाकी इसमें से तो आई डोंट थिंक, कुछ ऑलमोस्ट सब सिमिलर चीज़ें हैं ये तो। ठीक है, सबके लिए ट्रू है। तो हमारे पास अब क्या ट्रिक बचती है? ठीक, देखो जी, हमारे पास जो ट्रिक है क्वेश्चन के लिए वो है सबसे बड़ा आदमी। बस मेरे पास एक ही ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब इसमें सबका ओपिनियन ना अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा आदमी अगर हम देखें, देखो मोतीलाल नेहरू तो कुछ खास फेमस आदमी थे नहीं। नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट थी जो भी थी, उसके अलावा उसका 1928 में जो आई थी, उसके अलावा हार्डली एनीबडी नोज देम। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल और औरोबिंदो घोष, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल के आदमी थे। ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हो। अगर आप ये कह सकते हो कि औरोबिंदो घोष थोड़े ज़्यादा बेटर नोट पे थे बिपिन चंद्रपाल से, इवन आई वुड से कि लोग थोड़ा डिफर कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा ये दोनों लेवल सेम लेवल के आदमी थे। ठीक है, बचता आपका लाला लाजपत राय। ये थे पॉपुलर, इन्होंने फील्ड पे भी बहुत काम किया, इन लोगों ने भी किया है, बट इन्होंने काफ़ी काम किया। ठीक है, जो पॉपुलैरिटी है ना, पॉपुलैरिटी वो इनकी ज़्यादा है, लाला लाजपत राय, जिन्हें आई गेस पंजाब केसरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर है इसका सी, ऑफिशियल आंसर भी सी है। ठीक है, ट्रिक ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ भी लोगों की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, ऐसे ऑप्शन हो, तो वहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या सबसे बड़ा आदमी जो भी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, किंग्स वगैरह की भी बात आएगी है ना, वहाँ भी वही आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आधार कार्ड कैन बी यूज एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये तो देखो कोर्ट का स्टेटमेंट आया था कि आधार जो है आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये तो यही गलत हो गया। वंस इशूड आधार नाउ कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। कोई सेंस वाली बात ही नहीं है। बन गया तो क्या दोबारा कुछ चेंज ही नहीं होगा उसमें, डीएक्टिवेट नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। 12 का आंसर आपका डी हो गया, और उसमें कुछ नहीं लगा है, केवल कॉमन सेंस लगा है। ठीक है, कॉमन सेंस और पहले स्टेटमेंट में नॉलेज, नॉलेज प्लस कॉमन सेंस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक राइट इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें से क्यों क्या है जो बेकार हो गया है किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, अरल सी, ब्लैक सी, लेक बाइकाल। देखो ब्लैक सी तो ऑब्वियसली पक्का नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो सबको पता है, इसमें तो शिपिंग वगैरह होती है, तो टू तो नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब ये गया और ये गया, बचा ये। लेक बाइकाल जिसको पता है उसको पता है कि लेक बाइकाल भी नहीं है। अगर उसने पढ़ा है रशिया की बहुत बड़ी लेक है लेक बाइकाल, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अभी तक तो बहुत सर्वाइव कर रही है, कोई इशू नहीं है, तो उस हिसाब से आंसर 1 बनता है, और आंसर भी इसका ए है। अब आप कहते हैं इसमें ट्रिक लगाते हैं, तो देखो ट्रिक लगती क्या कि 1 2 1 और 2, इन दोनों में से एक आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने ये दो एलिमिनेट कर दिए फिर भी आप वही 50-50 पे ही अटकोगे, तो ट्रिक भी नहीं लग रही है। ठीक है, तो तरीका तो देखो सॉल्व करने का यही है कि आप इसको नॉलेज से सॉल्व करो, और नहीं आता तो फिर स्किप करो। आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आई वुड से कि जब ये क्वेश्चन आया था कि इसके बाद लोगों ने लेक बाइकाल पढ़ना शुरू किया था। देखो ब्लैक सी तो आप इजीली कर लोगे, वो तो सबको पता होगा, लेकिन अरल सी जो है ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, तो फिर ठीक है कर सकते तो करो, वरना फिर स्किप कर दो, बेहतर है। इसके अलावा लेकिन अगर आपने लेक बाइकल आपने नहीं पढ़ा ना, तो आप जाके पढ़ लेना, ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है ये पढ़ने के लिए। लेक बाइकल आपके पढ़ लेना, क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसके अंदर पूरा लाइक इट इज़ वेरी ह्यूज वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडी। ये आप पढ़ लेना, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। 14 पे आते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय होम। ठीक है, देखो कमाल की बात, देखो आप ऑप्शंस देखो, इसमें कोई भी ना बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें। आपने अमनेस्टी इंटरनेशनल के पास नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा आईसीजे तो देखो यूएन की वो है बॉडी, तो इसका तो आना कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, ये क्यों रिपोर्ट रिलीज करे, हमने तो आज तक कोई रिपोर्ट पढ़ा नहीं इसका, ये पता नहीं, हो सकता है। हाई चांसेस है देखो इसमें ए और डी में आंसर होने के चांसेस हैं। अब इसमें आप वो वाली ट्रिक नहीं लगा सकते कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। ठीक है, बिकॉज ये सारी आई वुड से कि अनपॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, स्टिल आई वुड से कि आप ये हटा सकते हो, ये हटा सकते हो, ए और डी में से आप बचते हो, तो आंसर इसका डी है। ठीक है, 50-50 तक आप जा सकते हो एट मैक्स, उसके बाद तो अगर आपको पता है तो भी आप हिट करो, वरना देखो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1/2 तक अगर चांस है तो हिट करो, 1/4 पे ही आप अटके हो तो फिर आप स्किप करो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, सारे एटीएम्स को कौन लिंक करता है? बहुत अच्छा, देखो इंडियन बैंक एसोसिएशन नहीं करता, वो एक बॉडी है। एनएसडीएल नहीं करता, ये आपका स्टॉक मार्केट वाली चीज़ है। आरबीआई तो बिल्कुल नहीं करता, आरबीआई तो बैंक है, उसका क्या लेना। एनपीसीआई है, इसका काम है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ठीक है, तो ये लिंक करता है। 15 का आंसर भी सी है ऑफिशियल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था मेरे ख्याल से पिछले पेपर में 2018 में 17 में देखा था हमने कि रुपए डेबिट कार्ड किसने रिलीज किया है, तो वो किसने किया था? एनपीसीआई ने किया था, ठीक है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ये पढ़ लेना आप। तो अब एनपीसीआई अगर रिपीटेड थीम है ना, तो आपको इसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, रीड इट। या अगर न्यूज़ में आगे आ रही है तो कीप एन आई ऑन दिस, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट समथिंग going to make in the loan first of the last bank income from color field to repay loan। ये है आपका बेसिक स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये डेफिनेशन ही है उसकी, ऑलमोस्ट डेफिनेशन तो नहीं है पर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, ठीक। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिसाइड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, ये गलत है। ये या तो आपका आरबीआई डिसाइड करेगा या फिर बेसल नॉर्म्स, वो भी आरबीआई बेसल नॉर्म्स को फॉलो करता है। बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सेकंड गलत है, पहला सही है, आंसर ए है। कोई ट्रिक नहीं, सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। 17 पे आते हैं। द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एपीआई, व्हाट डज इट इम्प्लाई? ओपन एपीआई प्रोवाइड करते हैं, ओपन सोर्स जिसे कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि सही है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, पॉसिबल तो देखो कुछ भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये काम तो ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी हैपनिंग। आइरिस से वेरिफिकेशन बहुत सालों से हो रही, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये वैसे भी सही है। उसके अलावा अगर आप अपना आधार कभी अपडेट करवाने गए हो तो वहाँ पे वायरस कैप्चर करते हैं, इसीलिए करते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट से भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, 17 का आंसर सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड द वर्जन्स ऑफ समथिंग समथिंग, कुछ नेगेटिव बात हो रही है। एक चीज़ हमने बात की हुई है इस बारे में कि जब भी कोई नेगेटिव बात हो कंट्रीज दी हो, जो भी अफ्रीका की कंट्री हो पकड़ के टिक मार दो, बात खत्म है, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जी, देखो ये तो हो गई आपकी साउथ अमेरिका की, ये हट गया। तो अब ये अफ्रीका की कंट्री है, ये भी आई गेस अफ्रीका की ही कंट्री है, और ये भी अफ्रीका की कंट्री है। तो अब हम फंस गए तो आप देख लो जो भी थोड़ी नॉर्मल कंट्री चल रही है उसको एलिमिनेट कर दो। तो अगर आप इसमें देखोगे तो मोरक्को के बारे में हम कुछ कम ही सुनते हैं नेगेटिव, इसको हटा सकते हो। अंगोला और जेम्बिया, इसमें देखते हैं। कंपेरिजन बचा आपका ए और डी में, ठीक है। तो देखो यमन में तो आपको पता है जाने कब से लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर चलती रहती है, ऑलमोस्ट परमानेंट ही है ऑलमोस्ट। और साउथ सूडान, यहाँ पे भी सिविल वॉर चल रही है, ठीक है। और जब इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये आंसर आपका ज़्यादा एप्ट बैठता है, ये आप न्यूज़ में पढ़ते ही रहोगे। यमन और साउथ सूडान में तो आप ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी कुछ हो सकता है, बट इतना सीरियस कुछ नहीं है, ठीक है। तो 50-50 तक यू कैन रीच, उसके बाद तो आप थोड़ा चांस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन होता जिसमें अफ्रीकन कंट्री होती तो फिर आप हाथ बंद करके टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 19 पे आते हैं। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वुड्स डिस्पैच के बारे में क्या करेक्ट है? और ये हो गया आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वॉज रिकमेंडेड, ये भी सही है। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड, गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो हायर मीडियम पे, लोकल उस पर छोटे लेवल पे तो वर्नाक्यूलर की बात हुई थी वुड्स डिस्पैच में, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचते हो आप 3 को एलिमिनेट करते हो, आंसर आपका ए हो जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब यूपीएससी आपसे क्या चाह रही है, आपको ना तो ये पता हो ना ये पता हो, आपको केवल ये पता हो बस। ये आपको पता है तो आप कर ले जाओगे, और ये तो आप पक्का पढ़ते ही पढ़ते हो, सारा जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का डिबेट है एजुकेशन को लेके वो तो आप पढ़ते ही हो। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट जो कंट्रोवर्सी है वो पढ़ते हो, फिर वुड्स डिस्पैच पढ़ते हो, बाकी सारी कमिटीज है, रेले कमीशन हो गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया, और जाने कितने वो सारे सैटलर कमीशन हो गए, सब पढ़ते हो आप, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये वाले।
ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the house whether the power to make regulations about something or delegated parliament are being properly exercised or not ये तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस तो नहीं करेगी, वो तो चेक करती कि गवर्नमेंट ने जो वादा करा था वो निभाया कि नहीं। कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट रेजुलेशन ये कर सकती है, इवन पर ऊपर यूज हो रहा है सबॉर्डिनेट। रूल्स कमेटी नहीं, वो ये देखती है रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो चीज़ें किसी और, एक तो पहले बिजनेस वो करती है, ठीक है, वहीं तक छोड़ दो, बिजनेस कैसे फॉलो होगा हाउस में, वो काम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट यही है, इवन आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे पॉलिटी तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट हिट कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, as per the right to education RTE, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification rate about the consent something। कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या है, ठीक है। एज पर द RTE for teaching primary class कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पास हो सकता है, बिकॉज ये आप कह सकते हो कि पॉपुलर नॉलेज में है, एक टेट जो एग्जाम होता है, ये भी सही। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये हो गया प्रॉब्लमेटिक। जैसे अभी हमने ऊपर ओबीसीज वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ पे 60% बोल रहे थे। अब ये तो कोई कुछ भी है ना, डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट 90% टीचर, अपना में बहुत एक्सट्रीम फिगर है, 90% गलत हो गया, ठीक है। थर्ड आपने गलत किया, ये गया ये गया। अब बच्चा आपका 1 and 2 1 and 2 केवल 1 पे आपका सारा गेम टिका हुआ है, ठीक है। अब फिर से पढ़ लेते हैं। एज पर द RTE टू बी अपॉइंटेड एज टीचर इन स्टेट पर्सन विल रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द मिनिमम क्वालिफिकेशन रेट फॉर द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, आपको पता है तो आप कर सकते हो, मैं बस यहाँ तक अटक गया, ठीक है, 50-50 में आके, इसके बाद मुझे नहीं पता है। तो आई वुड प्रेफर टू स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे हैं 2-1-2-1, ये भी 50-50 और ये भी 50-50, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 21 का ऑफिशियल आंसर है बी, ठीक है। टफ क्वेश्चन है, ट्रिक लग नहीं रहा है, नॉलेज से होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 समथिंग चपका कुछ खोंगचोम ठंगता डांस, इसमें से क्या सही है? मुझे इनमें से एक भी नहीं आता ऑब्वियसली, आई वुड से बेटर स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 22 का ऑफिशियल आंसर बी है, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ एनालाइज करो कि अभी तक पैटर्न इन वाले ऑप्शंस का ज़्यादा आ रहा है, सिंगल दो। हमारी जो ट्रिक है ना, देखो यहाँ पे जो हम ट्रिक क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हमारी ट्रिक कहती है कि एक ऑप्शन तो होगा सिंगल स्टेटमेंट वाला, एक ऑप्शन होगा नन वाला, तब हम बोलते हैं कि इसमें से एक आंसर होगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 और 1, नन नहीं दे रखा है इसमें, इसलिए अभी हम वो ट्रिक अप्लाई कर नहीं रहे हैं। और ऐसे आप जाओगे तो फिर तो 50-50 गेम ही बचता है आपका, 1-2 या तो ये होंगे 1 वाले या फिर 2 वाले, दोनों में 50-50 आप बचोगे, ठीक है। तो कुछ ट्रिक नहीं लग रही है उस हिसाब से देखें तो। 23 पे आते हैं। FSSAI रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, हो सकता है किया हो, या 2006 में बनी थी, तो हाई चांसेस किए होंगे, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। FSAI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन आ गई या पर्सन आ गया, ये तो ठीक है, पर ये हो गया जो भी है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऑफिशियल आंसर भी 23 का ए है, इसमें हमने ट्रिक लगा दी कि ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है या पर्सन दे रखा है, एक ही बात है, ऑफिस है, तो ये गलत हो गया। और दूसरा गलत तो पहला सही कर लो, बाकी पढ़ के भी लग रहा है ये सही होगा, क्योंकि ये 2006 में आया था, ये तो आपको पता ही होगा, तो ऑब्वियसली उससे पहले कोई और एक्ट होगा, उसे रिप्लेस करने के लिए ये एक्ट आया होगा, नॉर्मली ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसराइल, ये नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, ठीक है, आना चाहिए आपको। डी हाइफनेशन एक टर्म होता है, वो भी इसी को लेके यूज होता है, डी हाइफनेशन, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। 24 का ऑफिशियल आंसर भी है आपका बी। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड इन द NFSA 2013, consider the following statements. The families coming under the BPL category only are eligible to receive subsidized food.
ये है, बिकॉज ये पहले था, ठीक है, एनएफएसए में नहीं है, एनएफएसए में और भी कुछ कैटेगरीज है, अंत्योदय समथिंग ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि 75% ऑफ पॉपुलेशन को खाना मिलेगा, है ना। तो वो बीपीएल नहीं है, ऑब्वियसली कुछ और इंक्लूड करोगे तभी हो पाएगा। एल्डेस्ट वुमन इन द हाउस ऑफ एज शैल बी द हेड ऑफ द हाउस ऑफ, ये सही है, बिकॉज यही तो इसका यूएसपी था, है ना, वुमेन को हेड ऑफ द हाउस होल्ड बना रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टिंग मदर्स एंड टू टेक होम राशन ऑफ सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ देयर आफ्टर। देखो 6 महीने के बाद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, बट मे भी हो सकता है, लेट अस सी। बट देखो ये तो पक्का गलत है और ये पक्का सही है, यहाँ तो देखते हैं क्या होता है। पहला गलत, दूसरा सही, लो आंसर मिल गया, बी आंसर है, ठीक है। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद एक पैटर्न नजर आ रहा है मुझे, ठीक है ना, आई वोंट से इट इज अ ट्रिक, बट एटलीस्ट इस पेपर में एक पैटर्न नजर आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर वेरीफाई करते हैं। पहले देखो 2 1 2 1, इस वाले पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसमें हाई चांसेस है कि इन दोनों में से एक आंसर हो रहा है आपका, सिंगल ऑप्शन वाला, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि कितने क्वेश्चन में हो रहा है, देखो 25 तक है, 25 तक हम देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं ना, ये भी सेम ऑप्शन का है। 26 करते हैं पहले, इंडिया नेक्टेड द जीआई टैग टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ, ये लो। तो देखो ILO UN3DAD बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन है और बस सवाल ही नहीं है, बसता है IMF और WTO। जीआई टैग का ऑब्वियसली लेना देना WTO से है, IMF से कोई लेना देना नहीं है, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। 27 का देखते हैं, इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, ऐसा तो नहीं है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, हो सकते हैं मे बी, पता नहीं। राजस्थान हैज आयरन माइन, तो पक्का सही है, और ये गलत है, ठीक है, पहला गलत तीसरा सही, पहला गलत तीसरा सही, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो फिर से वही 1 2 1 2 1, इनमें से एक आंसर है। अब देखते हैं वेरीफाई कितने में होंगे, ठीक है, शुरू से देख लेते हैं। 1 पे आते हैं, इसमें ऐसे ऑप्शन है नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, 2 में ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, पर इसमें आंसर ये नहीं है, बल नहीं, देखो पैटर्न वो नहीं है, पैटर्न है 2 1 1 3, हम देख रहे हैं 2 1 2 1, मतलब 2 में 2 हो और 2 में 1 हो, ठीक है, ये वाला पैटर्न नहीं है, इसको बेटाते हैं। इसमें भी नहीं है, इसमें तो छोड़ो, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें है, ये भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 12 में नहीं है, 13 में है, और 13 में आंसर, हाँ 13 में है, यहाँ पे ये सिंगल सिंगल, ये डबल डबल। 13 में ट्रिक सही हो रही है जी, हो रही है, तो 1 बाय 1 में सही होगी, ठीक है। 14 15 16 17, 1 बाय 1 चल रहे हैं अभी हम, 18 19 नहीं, 20 21 पे ही आ गए हम। क्या ट्रिक सही हो रही है, ये रहा सिंगल, ये रहा सिंगल, आंसर 2 है, तो 2 बाई 2, ठीक है। क्या ट्रिक सही हो रही है, इसमें ट्रिक आपकी नहीं सही हो रही है, तो ये हो गया 2 बाई 3, ठीक है, ये भी हटाओ, 2 बाई 3 पे चल रहे हैं अभी हम, ये भी नहीं है, ये हो गया आपका, हो गया 3/4, ठीक है जी, और ये हो गया आपका 4/5। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये समझे कि 80% ऑफ द टाइम्स जब क्वेश्चन ऐसे हैं 1 2 1 2, तो जो ऑप्शन है ना वो ये वाला आंसर, ये वाला स्टेटमेंट आपका आंसर है, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, एटलीस्ट अभी तक जो डेटा है। तो इसको अब हम ट्रिक मान सकते हैं कि जब आपके दो ऑप्शन में सिंगल स्टेटमेंट हो और दो ऑप्शन में दो दो स्टेटमेंट हो, तो सिंगल स्टेटमेंट वाले में से हाई चांसेस है आंसर होने के। कितने चांसेस है, एटलीस्ट अभी तक 80% चांसेस है, मतलब 4/5। तो गैस लेने में कोई फायदा नहीं, आपको लेना चाहिए जिस पर, ठीक है, अगर इतने चांसेस हैं तो 50 से ऊपर कुछ भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो 28 पे आते हैं। भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, जो कि सही है, ठीक है। While a chip pin debit card has 4 factors of authentication, Bhim app has only 2 factors of authentication. देखो अब इसे आप नॉलेज से सोचोगे ना, हो सकता है आपको, देखो मेरे को तो नहीं पता, हो सकता है, हो सकता है पता भी हो, बट डेट से नहीं पता। अब आपको क्या देखना है कि देखो पहले चिप पिन डेबिट कार्ड आता था, अब क्या आने लग गया आपका भीम ऐप,
अगर पहले से हम बाद में आए हैं, इसका मतलब ये तो श्योर है ना कि भीम ऐप जो है इज बेटर देन किससे, डेबिट कार्ड से। अगर इससे बेहतर है कौन, इसीलिए तो आप पे मूव करोगे ना, बेकार चीज़ के आप पास क्यों जाओगे। इसका मतलब ये है कि फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन किस में ज़्यादा होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे ना, बिकॉज ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और ये उल्टा बोल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो आपका पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। आंसर आपका ए हो गया, 28 का ऑफिशियल आंसर भी ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन दी लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, ये है आपका स्किप करने वाला क्वेश्चन। किसी को अगर ये आता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और उसने मैपिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से पढ़ ली है। ठीक है, बिल्कुल ही स्किप करना है। ऑफिशियल आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 29 का ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ILO ये वाले कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो देखो, नॉलेज अगर आपने पढ़ा हो, जब भी आप चाइल्ड लेबर पढ़ते हो तो ये आप पढ़ते ही पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। ठीक है, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, पहली चीज़। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ में आप और हम देखते हैं कि देखो, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, तो हम क्या ज़्यादा पढ़ते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस, डेटा, सिलेबस किस तरफ ज़्यादा पॉइंट करता है। क्या एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, कर सकते हैं, बट फिर इसका ILO को क्या लेना देना है। हो सकता है हो, बट रिमोटली लोकेटेड कोई हो भी कन्वेंशन, बट इतना पॉपुलर नहीं होगा फॉर श्योर। रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, ये यूपीएससी का हॉट टॉपिक तो नहीं है। फूड प्राइसेस तो पक्का नहीं है, फूड सिक्योरिटी हो सकता है फॉर श्योर। जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस, ये है आपका इमर्जिंग टॉपिक, और ये ILO से बहुत अच्छे से लिंक होगा। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। जेंडर पैरिटी के बारे में पक्का ILO बात करती होगी, बट क्या यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती है, द आंसर इज बिग नो। यूपीएससी जेंडर पैरिटी पे हार्डली क्वेश्चन पूछती है, मेंस में पूछने लग गई है अब। ठीक है, प्रीलिम्स में तो आपको जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस इतना स्पेसिफिक कुछ नहीं दिखेगा। चाइल्ड लेबर एक ऐसा टॉपिक है जो तो मतलब क्लीशे हो चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इवन इंटरव्यू में भी जगह जगह पूछ लेते हैं, इसलिए आंसर इसका ये है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर आप कह सकते हो इसको। बाकी स्टिल आप कंफ्यूज हो सकते हो वैसे, बिकॉज आपको आई देखो, आप दो चीज़ देखो, और आप देखो केवल क्या ILO किसके बारे में बात करेगी, तो A और D दोनों के बारे में बात कर सकती है। फिर आप देखो ILO और यूपीएससी मिलके कहाँ ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड लेबर है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, बाकी नहीं है तो आप ऑब्वियसली स्किप कर दो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ठीक है, A bill shall be deemed to money bill if it contains only provision related to something something. ठीक है, अब मैंने इस बिल को custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India for the assured. ठीक है, money bill is considered with the appropriation of money out of contingency fund of India. appropriation जो होता है वो consolidated fund से होता है, कंटिजेंसी से नहीं होता। अमेरिटर विद रेगुलेशन ऑफ बोरिंग मनी और गिविंग एनी ऑफ इंडिया कन्वर्ट। ठीक है, ये गलत हो गया आपका, कौन सी कंटिजेंसी नहीं होगा, ये कंसोलिडेशन फंड होगा। ठीक है, स्टैटिक है ये, बट हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, तो आई वुड से मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग आपका हिलेगा पढ़ने के लिए, गलती ढूंढने में टाइम लगेगा। ठीक है, 32 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या करती है, जी हाँ करती है, बेसिक स्टैटिक है ये। ठीक है, the value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the MC of Rajya Sabha. ऐसा तो कुछ नहीं है, MPs तो MPs होते हैं, सेंटर में आते हैं, सेंटर और स्टेट बराबर होते हैं। ठीक है, तो MLA और MPs की वैल्यू डिफर करती है, MPs तो सारे बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो 32 में आपका ये हट जाएगा, पहला बचेगा, आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आप पढ़ती हो ये सब डिटेल में। 33 पे आते हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द IAEA। अब देखो, हमने कभी क्वेश्चन पढ़ा था आपका NST और NPT पे, ये क्वेश्चन ना उससे रिलेटेड, उस कहानी, उसकी जो कहानी है ना उससे रिलेटेड है ये, तो आपको पूरी कहानी पढ़ी होगी तो आप दोनों क्वेश्चन कर लोगे इजीली। इसमें क्या हुआ था, IAEA से ये हमने एग्रीमेंट साइन किया था कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसमें IAEA से हम कोई वो नहीं लेंगे, रेगुलेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पर जो सिविलियन है वहाँ पे IAE का प्रोडक्ट भी लेंगे, उनसे जो सप्लाई आ रही वो भी लेंगे, और केवल सिविलियन में यूज़ करेंगे, तो रेगुलेशन भी वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बस इतना था।
दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिया में दो तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, एक मिलिट्री और एक सिविलियन। तो यहाँ पे तो IAEA इंटरफेयर कर सकता है, पर यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी कहानी है। यही है एडिशनल प्रोटोकॉल, बस। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफ गार्ड। तो जी हाँ, यही तो कहानी है। मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर द, अब ये नहीं आता, मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है। कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द NSG मे बी, बट ये इसका एडिशनल प्रोटोकॉल का काम नहीं था। ठीक है, इसलिए ये गलत है। कंट्री ऑटोमेटिक बिकम, ये तो फिर से वही बात हो गई जो ऊपर बात हुई थी अभी। एंट्री ऑटोमेटिक क्यों बनेगी ऑटोमेटिकली NSG का मेंबर भाई? किसी भी चीज़ का मेंबर ऑटोमेटिकली क्यों बनेगी? ठीक है, आंसर इसका ए है, ऑफिशियल आंसर भी ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज विच द फॉलोइंग आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। एशियान के फ्री ट्रेड पार्टनर कौन है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये ट्रिक नहीं है। ठीक है, बस ये कॉमन सेंस टाइप की चीज़ है। एशियान जो है इसमें अराउंड 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, जैसे कि वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज हैं। तो उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ होगा? जो उसके नेबरिंग कंट्रीज होंगे। ठीक है, बस ये ध्यान देने वाली बात है। FTA ना, जो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ होते हैं। दूर की कंट्री से FTA करने का कोई सेंस नहीं है। हो भी सकता है, बट पहले अपने आसपास की कंट्री से होते हैं। ठीक है, बस इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब आप देखो एशियन के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से नहीं हैं। पहले तो एलिमिनेट करने की बात करें, देखो या चलो ये भी देख लेने की है ही है कि ये तो हमें ऑप्शन में चाहिए ही चाहिए। ये भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो अगर आपने इंडिया के बारे में पढ़ा है तो इंडिया तो है, इंडिया और एशियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फॉर श्योर है। ठीक है, क्या जापान उसके बॉर्डरिंग में आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये पैसिफिक है, यहाँ पे एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे जापान है, जो जापान भी होना चाहिए। ठीक है, क्या USA काउंट कर सकते हो? तो जी USA हाई चांसेस है काउंट करने के ना करने के, कॉज पैसिफिक यहाँ पे है, यहाँ पे एशियन है, ये पैसिफिक, यहाँ पे जाके US है। हो सकता है ना हो, या हो सकता है कॉज बहुत दूर है। बट एशियन के और पास कौन सा है? एशियन के और पास आपका पड़ता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ये पैसिफिक है, यहाँ पे एशियन में पड़ते हैं, और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी होना ज़रूरी है। अब थोड़ा ऑप्शन से एलिमिनेट करने की जरूरत कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो पहले 4 वाला और 5 वाला पक्का हटा देते। 4 जिसमें नहीं है ये हट गया, ये हट गया, सब में ही है 4, कोई नहीं हट रहा। ठीक है, हटाओ इसको। 5 जिसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इन तीनों में 5 है। ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जिसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब बचा आपका 1 2 4 5 या 1 3 4 5। ये लो, यहाँ पे आपका अटक गए। 4 5 है, 1 है, 2 और 3 में आपको चूज करना है। ठीक है, 2 और 3 में तो देखो मतलब ये तो कंफर्म ही है, एकदम कंफर्म है कि चाइना होगा ही होगा। चाइना के तो सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, बचा आपका 1 3 4 5, आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, अब देखो आप इनकी मैपिंग पे, ये पैसिफिक है, यहाँ पे लेटर से एशियान है, समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे आपका जापान हो गया, यहाँ पे लेट से आपका चाइना हो गया, है ना, 1 3। यहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये आपका इंडिया हो गया। ये क्लोज क्लोज है। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान देना था। कॉज एलिमिनेट तो आपको करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 35 विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? दिस इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015। तो देखो हाई चांसेस है ये स्टूडेंट गलत होगी, पढ़ के लग रहा है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, आगे भी देख लेते हैं एक बार। मेंबरशिप ऑफ GSC डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। अब एक टर्म है बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये जो है ना, ये मोस्टली, अब देखो ट्रिक क्या मतलब नॉलेज के तरीके से, मोस्टली एटलीस्ट 90% ऑफ जो भी एग्रीमेंट या कुछ होते हैं वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये टर्म आगे काफ़ी क्वेश्चंस में आएगा। तो जहाँ भी होना कि इसके ये बाइंडिंग है कंट्रीज पे, तो उसको गलत कर देना, हाई चांसेस, नॉट ऑल ऑफ द टाइम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ दिस, मे बी हो सकती है, आई डोंट नो, अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब देखो इसमें क्या ट्रिक लग रही है, ट्रिक ये है कि देखो मेंबर ऑफ ये डज नॉट, ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया
कि बाइंडिंग ऑब्लिगेशन मोस्टली किसी चीज़ में नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं है तो ये सही हो गया। ये इसका आउटकम था, ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले करे हैं कि ये समिट इसका आउटकम था, ये इवेंट यहाँ पे हुआ था, हाई चांसेस है गलत होने के, ठीक है, सही भी हो सकता है पर चांसेस गलत होने के ज़्यादा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी देखो, आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2050, तीन इन्फॉर्मेशन है, तीनों में से कोई एक भी गलत हो सकती है। तो लेट से पहला गलत है, दूसरा सही है, तब भी आप यहाँ पे फंस गए। अब आप देखो 50-50 में फंसे हो, अब आपको चांस लेना है तो लो, वरना स्किप करो, ठीक है। मैथ्स यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका बी है, ठीक है, बट इसके आगे जाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर ये इंस्ट्रूमेंटल वाली चीज़ आके भी कुछ क्वेश्चन में सही बैठती है तो हम इसको ट्रिक मान लेंगे कि जहाँ पे ये बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल है वो स्टेटमेंट गलत होती है, बट अभी तो देखो पहली बार आया है तो अभी इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान। डिजिटल इंडिया का क्या एम है? फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। ऐसा कोई किसी भी प्लान में नहीं होता है, मतलब डिजिटल इंडिया के क्या किसी भी चीज़ के प्लान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporation that will big data to build a large data set देने। बहुत ही एक्सट्रीम बात हो रही है, तो मे भी सही हो, देख लेते हैं, बट लगता तो नहीं है कि सही होगा। देखो वन तो पक्का गलत है, वन हटाया खत्म काम। अब तो आंसर इस टू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब थ्री तो सही है ही है। थ्री भी पढ़ लेते हैं एक बार, कनेक्ट मेन्यू विलेज टू वाईफाई टू मेन्यू, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी इंप्रूव करना काम है। अभी जो MNCs है ये ओपन करती हैं अपना यहाँ पे या नहीं करती, तो उसका हमें क्या लेना देना है, ठीक है। तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे टू को, आंसर बचेगा आपका थ्री ओनली, और ऑफिशियल आंसर भी आपका यही है, ठीक है। कॉमन सेंस कह सकते हो आप, कोई ट्रिक तो इसमें लगाई नहीं हमने, ठीक है। इससे हमें एक चीज़ आप समझ सकते हो कि देखो डिजिटल इंडिया है तो उसका जो एम है ना, उसका बेसिक एसेंस पूछेगा आपसे। डिजिटल इंडिया के ना बहुत 10-15-20 एम होंगे, ठीक है, बट जो बेसिक एसेंस है, बेसिक एसेंस, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है, ये ध्यान देना बस आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बेसिक एसेंस मिस हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। चलो 37 पे आते हैं। कुछ जगह दे रखे हैं, पूछा है कहाँ पे है, ऑप्शंस में सब में दो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, देख लो, कुछ आता हो तो करो, मुझे इसमें से कुछ नहीं आता, तो आई वुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन फॉर श्योर। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 37 का आंसर बी है, ऑफिशियल आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन दी फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेसिडुअरी पावर्स किसको दिए गए थे? ये तो होगा आपका MIH का स्टैटिक बेसिक, MIH में पावर, सॉरी 1935 में पावर ऐसे दिए गए थे गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। 38 का आंसर हो गया बी आपका। 39 पे आते हैं। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। स्पीकर को क्या अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा अगर वो असेंबली का मेंबर नहीं बनता है? द आंसर इज नो, और राइट। तो यार आई थिंक मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। इसमें इमीडिएटली वर्ड यूज नहीं है, पहली चीज, ठीक है। अगर इसमें इमीडिएटली होता तो हो सकता था। दूसरा पढ़ लेते पहले, व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वैकेट इमीडिएटली। देखो ये है पक्का गलत, इमीडिएटली वाला है ना, तो इमीडिएटली का इसमें दिक्कत है, इमीडिएटली नहीं है इसीलिए। तो स्पीकर जो है इमीडिएटली अपना ऑफिस वैकेट नहीं करता है, ठीक है, ये है आपका नॉलेज। ये कह रहा है व्हेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड स्पीकर वैकेट इमीडिएटली करता नहीं। अच्छा, अब ऊपर ये कह रहा है कि जब स्पीकर मेंबर बनना ही खत्म कर देगा, मतलब कि वो असेंबली का ही मेंबर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही नहीं है, तो ऑफिस से वैकेट करना पड़ेगा। तो हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर की जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो जब हाउस का मेंबर ही नहीं रहेगा तो फिर तो इलेक्ट हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पहला सही और दूसरा गलत, ठीक है। आंसर इसका है ए। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। कल हमने देखा था शायद लास्ट वीडियो में, जब भी था वो, आई गेस हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच में रिलेशन देखा था, राइट्स एंड ड्यूटीज़, और दोनों को रिलेटेड थे।
ठीक है, चलो पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, लॉ और लिबर्टी। इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, मे भी हो सकता है। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, देर इज लिबर्टी, लॉज हैव टू मेड बाय द पीपल। ऐसा तो देखो कुछ नहीं है। लॉज आर चेंज टू ऑफन, लिबर्टीज ओनली, ये भी कुछ नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर है। इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, ऐसा कहना तो नहीं कह सकते, बट इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, ये सही है। ठीक है, जब आपको कुछ प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा तो फ्रीडम कहाँ से आएगी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जिन्होंने पढ़ा वो कर सकते हैं, थोड़ा सोचोगे तो मे बी आप भी कर पाओगे। ठीक है, 40 का आंसर बी है, ऑफिशियल आंसर भी बी है। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी के क्वेश्चन अब आने लग गए हैं, थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, 41 पे आते हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट एनी को ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस के ड्यूरिंग आप उसके अगेंस्ट कुछ भी इनिशिएट नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, प्रोसेस क्या, आप पहले उसको ऑफिस से रिमूव करोगे, फिर आप उसके साथ कुछ भी करते रहो। ठीक है, इमोलियन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, ये भी सही है। उसके डिसएडवांटेज के लिए आप उसको नहीं कर सकते तो सही है वो एकदम। ठीक है, दोनों मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सी है आंसर इसका। एंड सेम गोस फॉर प्रेसिडेंट ऑल्सो। स्टैटिक क्वालिटी है ये। ठीक है, द वेल नोन पेंटिंग बानी थानी बिलोंग्स टू दी, तो स्टैटिक हो गया, स्टैटिक आर्ट एंड कल्चर। आंसर है इसका डी, किशनगढ़ स्कूल। ठीक है, 43 पे आते हैं। द थर्ड समटाइम्स इन द न्यूज़, क्या है देखो, यूएसए का एंटी मिसाइल सिस्टम है ये, सी आंसर है इसका। नॉलेज बेस्ड, उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा, अब तो हो गया ये स्टैटिक का पार्ट। ठीक है, जैसे आयरन डोम है किसका, इसराइल का, ये रहा इसराइली रडार सिस्टम, इसका कौन सा है, आयरन डोम। ठीक है, इंडिया का आई गेस आकाश है या समथिंग लाइक दैट, आप देख लेना। ठीक है, यूज तो देखो एस चार्ज भी करते हैं ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 मोस्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देखो लॉर्ड कृष्णा के बारे में हमने एक बात अभी पहले कही थी कि हाई चांसेस है कि कहीं ना भी लॉर्ड कृष्णा आ ही जाते हैं, तो हाई चांसेस ये सही होगा। बट आगे भी देख लेते हैं एक बार। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, सेवरल बोल रहा है, सेवरल ठीक है कर दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल स्टेटमेंट सही है पक्का। अब ये बोलता है अन्नामाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्परेरीज, ये है नॉलेज। ठीक है, पर हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रिक। ट्रिक है बहुत ही अच्छी, जिससे क्वेश्चन 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ट्रिक ये है, और ये पहली बार हम लगा रहे हैं ऑब्वियसली, जहाँ पे भी वर्ड कॉन्टेम्परेरी यूज होगा, कॉन्टेम्परेरी, ठीक है, कोई भी एक्स और वाई, एक्स एंड वाई कॉन्टेम्परेरी थे, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, द टर्म इज कॉन्टेम्परेरी, ये स्टेटमेंट यूज होगा, स्टेटमेंट गलत होगा, बस, और आपका काम खत्म। आपने था स्टेटमेंट पढ़ा, इसने बोला ये क्या कॉन्टेम्परेरीज थे, हमें नाम भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें बस ये देखना है कॉन्टेम्परेरीज थे, गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, बस इतने में काम खत्म है। 44 का ऑफिशियल आंसर भी बी है, बस ट्रिक बता दिया मैंने। कॉन्टेम्परेरी वर्ड जहाँ पे यूज होता है वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब देखो, रूल जो होगा लॉ का होगा, आपको गिल्टी प्रूव करने के लिए लॉ में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, बस ये मेन फीचर्स होते हैं। क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, बिल्कुल होगी। क्या पावर्स लिमिट होंगी, ऑब्वियसली, लॉस का मतलब यही है पावर लिमिट होंगी। क्या पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, जो लोग हैं क्या वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे, नहीं, बल्कि गवर्नमेंट जो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, पहले भी हमने ऐसा देखा। राइट्स का मतलब क्या है, राइट्स का मतलब ये है कि पीपल को राइट मिलेंगे, ना कि गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को नहीं, लोगों को मिलेंगे। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ना कि पीपल रिस्पॉन्सिबल है, पीपल नहीं है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लोगों को। ठीक है, ये आपके गलत हो गया। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो 1 2 तो होने चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 3 हटाया, 3 हटाया, 1 2 4, सी आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलो स्टैटिक है, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, ये है आपका बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमी है ये एकदम, बेसिक इकोनॉमी। ठीक है जी, अब इसमें मैं आपको एक टर्म और बता देता हूँ, ठीक है, नॉलेज के लिए। एक टर्म होता है आपका
ऑफ फिएट करेंसी, एक टर्म होता है आपका लीगल टेंडर मनी, ठीक है, लीगल टेंडर जो इस क्वेश्चन में पूछा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आपका एक जो इनेबल करता है, इनेबल मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिशियल है या गवर्नमेंट है उसके ऑर्डर से ये पास होता है। फिएट का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, अगर किसी के ऑर्डर से मनी चल रहा है तो वो फिएट करेंसी होती है या फिएट मनी होता है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि ये तो इनेबल है, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये है फिएट क्रॉस ऑर्डर से पास है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आपको लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये है मतलब आज अगर मैं आपको 50 का नोट दूँ, आप बोलोगे कि नहीं मैं 50 का नोट नहीं एक्सेप्ट करूंगा पेमेंट के लिए, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। ठीक है जी, बस। अब आप देख लो, मनी विच टेंडर इन कोर्ट्स नॉट टू द लीगल और लीगल केसेस नहीं, मनी विच इज क्रेडिटेड अंडर कंपल्शन है ये है सही आंसर। बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स ड्राफ्ट, ये भी नहीं। मेटल मनी से कुछ नहीं, ये भी नहीं, तो हार्ड मनी कह सकते हो आप तरीके से, हार्ड मनी भी नहीं होगा, हार्ड करेंसी वो तो फिर अलग हो गया, छोड़ो, ये भी गलत है, ठीक है। 47, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइड फ्री टू द गवर्नमेंट, कमोडिटीज प्रोवाइड पब्लिक को गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है जैसे कि सब्सिडी, तो क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है? नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से लो नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेयर पब्लिक, ये तो पता ही होना चाहिए सबको, इजी बेसिक है ये, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तो टैक्सेशन से ही आ रहा है, टैक्स पेइंग पब्लिक से ही आ रहा है, ये तो इसी में है। सी आंसर इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if, ये कह रहे हैं कि देखो कुछ नंबर्स बढ़ रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अगर, अगर क्या, अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल टू कीप विद एग्रीकल्चरल आउटपुट, नहीं, ये डेवलपमेंट का क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है कि एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल जापान जब ग्रो कर रहा था तो प्रॉफिटेबल था, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल टू कीप विद, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आप दो सेक्टर को कंपेयर कर रहे हो बस, इससे आप डेवलपमेंट कैसे गॉज करोगे, ठीक है, कोई सेंस नहीं है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ये है देखो, ये है डेवलपमेंट का इंडिकेटर कि अगर आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर इंपोर्ट्स, ये भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो सी आंसर होना चाहिए इसका, 48 का ऑफिशियल आंसर भी आपका सी है, यस। चलो 49 पे आते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स, कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या इनेबल करेगा? इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ, कैपिटल नहीं, ये ह्यूमन कैपिटल नहीं हो, ये तो फिर आपकी नॉर्मल फिजिकल कैपिटल ही होगी। एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ, नहीं टेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल वेल्थ होता है, ये सही है। इंक्रीज के नॉलेज, हाँ एग्जैक्टली ये सही है, तो ये गलत है, ये गलत है, 2 सही है और 4 सही है। बेसिक इकोनॉमिक्स सही है, सी आंसर होना चाहिए इसका, 49 का आंसर है आपका सी, ठीक है जी। बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ठीक है। 50 पे आते हैं। Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to, ये कह रहा है कि हाई सेविंग इकोनॉमी है बट कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में भी, इलिटरेसी में भी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में भी, हाई कैपिटल आउटपुट में भी। अब देखो इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है, देखो क्या इसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना, और बेसिक इकोनॉमिक्स है, क्या कोई फॉर्मूला आपका काम कर रहा है? क्या कोई टेक्निकल टर्म आपका यूज हो रहा है? हो सकता है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से हो रहा हो, पर ये तो एक स्पेकुलेशन काइंड ऑफ थिंग हो गया ना, हो रहा हो सकता है, इलिटरेसी तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसका सोर्स कहीं ना कहीं इलिटरेसी ही होगा। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से भी हो सकता है, बट हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इसकी वजह से पक्का होगा ही होगा। इसको आप लिखोगे भी ना तो ये क्या आएगा, कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। अब आप देखो ये कह रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है, मतलब ये तो हाई है, बट आउटपुट जो है क्या है, नहीं होगा। तो आउटपुट अगर कम है तो ये रेशियो क्या होगा, हाई होगा ऑब्वियसली, ऊपर न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यही तो वो बोल रहा है, इसलिए ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से बता दूंगा आपको, तीनों ही सही कह सकते हो आप स्पेकुलेशन की वजह से चारों, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है?
मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो आपका डी है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में बात हो रही है डायरेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो वी आर डन विथ 50 क्वेश्चंस ऑफ 2018 जीएस पेपर। बाकी 51 से 100 करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।